आप जानते हैं, हर देश अपने लोगों से कुछ वादे करता है, कुछ बहुत ही जरूरी वादे, सुरक्षा के, सम्मान के। तो आज हम भारत के संविधान में दिए गए ऐसे ही सबसे बड़े वादे को समझने वाले हैं, और वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। और ये सवाल ना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी सवाल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि भारत का संविधान हर एक नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी कैसे देता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम एक एक करके इन अधिकारों की लिस्ट देखें ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं मौलिक या फंडामेंटल, तो इसका असली मतलब क्या होता है। मतलब आखिर ये इतने पावरफुल क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें या सुझाव नहीं है। नहीं, ये तो वो बेसिक शर्तें हैं जो किसी भी इंसान के पूरे विकास के लिए, मतलब उसके फिजिकल, मेंटल और मॉरल डेवलपमेंट के लिए और एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी हैं। इनके बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है, वो अधूरी है। और यही वो चीज़ है जो इन्हें असली ताकत देती है। ये अधिकार जस्टिसेबल हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार या कोई भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये है असली पावर। आपको पता है, जब हमारा संविधान बना था तो शुरू में इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन फिर 1976 में एक बड़ा बदलाव आया। जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था, उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। उसे एक फंडामेंटल राइट से बदलकर एक लीगल राइट बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीन सुधार जैसे सामाजिक कामों में कोई अड़चन ना आए। तो इस बदलाव के बाद आज हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये हैं वो 6 पिलर्स जिन पर आज हम सब नागरिकों की आज़ादी टिकी हुई है, समानता से लेकर संवैधानिक उपचार तक। चलिए अब एक एक करके इनमें से कुछ को जरा करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी वादे से, और वो है समानता का वादा, राइट टू इक्वालिटी। ये अधिकार ये पक्का करता है कि कानून की नज़रों में हर कोई बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और हाँ, ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं है। इसे असलियत बनाने के लिए इसके अंदर 5 बातें कही गई हैं, जैसे कानून के सामने सब बराबर होंगे, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और ये इक्वालिटी सिर्फ किताबों में नहीं है, इसे असल जिंदगी में लाने की कोशिश की गई है। इसीलिए ये अधिकार गारंटी देता है कि दुकानें हों, रेस्टोरेंट हों, सड़कें हों या कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहां जाने से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। इसका एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है उपाधियों का अंत। देखिए, संविधान ने राय साहब या सर जैसी अंग्रेजों के ज़माने की उपाधियों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये समाज में एक बनावटी स्टेटस बनाती थीं। लेकिन हाँ, भारत रत्न या पद्मश्री जैसे अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी की काबिलियत और सेवा के लिए दिए जाते हैं, विरासत में नहीं मिलते। अच्छा, जब समानता की नींव मजबूत हो जाती है, तभी उस पे आज़ादी की इमारत खड़ी हो सकती है। तो हमारा अगला अधिकार इसी बारे में है, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आप समझ लीजिए, एक डेमोक्रेटिक जिंदगी जीने के लिए जरूरी टूल्स का एक पूरा सेट है। सोचिए जरा, इसमें क्या क्या शामिल है। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी संगठन या यूनियन बनाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं भी घूमने और बसने की आज़ादी, और अपनी मर्जी का कोई भी काम या बिजनेस करने की आज़ादी। ये सब मिलकर ही तो किसी को सही मायने में आज़ाद बनाते हैं। लेकिन इन सारी आज़ादियों से भी बढ़कर एक और गारंटी है, जो इन सब की नींव है, और वो है जीने का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। संविधान एकदम साफ साफ कहता है कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी भी इंसान की जान या उसकी व्यक्तिगत आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। और मज़े की बात यह है कि वक्त के साथ इस अधिकार का दायरा और भी बढ़ा है। जैसे 86 अमेंडमेंट के बाद 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा भी अब एक फंडामेंटल राइट है। तो हमने समानता और स्वतंत्रता की बात की, पर संविधान सिर्फ यहीं नहीं रुकता। वो इंसान के सम्मान की रक्षा और भारत की जो ज़बरदस्त कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसे सहेजने का भी वादा करता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये अधिकार ये सीधे सीधे उन ज्यादतियों पर वार करता है जो सदियों से होती आ रही थी। ये किसी भी तरह की ज़बरदस्ती की मजदूरी,
इंसानों की खरीद फरोख्त जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक जगह पर काम करवाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। देखिए, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अधिकार है। ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से सरकारी पैसे से चल रहे हैं, वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी किसी को जबरदस्ती कोई धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और भारत की यही खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी को बचाने के लिए संविधान माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ये गारंटी देता है कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने और उसे बढ़ावा देने के लिए अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, ये सारे अधिकार बहुत अच्छे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई इन वादों को तोड़े तो तब क्या होगा? तो यहीं पर आता है संविधान का सबसे पावरफुल अधिकार, हमारा अल्टीमेट सेफ्टी नेट। यही वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों में जान डालता है। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत हर नागरिक को ये हक मिलता है कि अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो वो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट के पास इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्पेशल टूल किट है जिसे रिट्स कहते हैं। ये 5 तरह के बहुत पावरफुल कानूनी आदेश होते हैं। जैसे किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया हो तो उसे कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश देना, या किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देना। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस अधिकार को इतना जरूरी मानते थे कि उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा था। सोचिए, आत्मा, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते, बेजान। और इसी सोच के साथ हम आज का ये डिस्कशन खत्म करते हैं। जरा सोचिए, किसी अधिकार की असली ताकत सिर्फ ये लिखने में नहीं है कि वो मौजूद है। असली ताकत तो उसे लागू करवाने की शक्ति में होती है। तो सवाल ये है कि अगर किसी अधिकार को एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता, तो क्या वो सच में कोई अधिकार है भी?